एक बार फिर हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इस चैनल पर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि है क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम आपकी संपूर्ण गणित की तैयारी कराएंगे, जिसे आप पढ़कर 90+ नंबर पेपर में ला सकते हो। तो इसकी क्रैश कोर्स की हमारी पहली क्लास है, जिसमें आज हम वास्तविक संख्याएं यानी कि चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि कंप्लीट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी पेपर में आने की संभावना होती है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, नंबर 2 होती है अपरिमेय संख्याएं। ये हमारी दो प्रकार की होती है, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे क्यू के रूप में लिखी नहीं जाती है। जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको उसके। उदाहरण हम ले सकते हैं 0। यहां पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0, 1/2, 2/5, -3/5। माइनस की संख्या भी होती है इसमें, -3/5 आदि। ऐसी हम बहुत सी संख्याएं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2, √3, पाई आदि। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कुछ और संख्याएं आती है, जैसे कि पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, और आती है प्राकृतिक संख्याएं। यह हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में होते हैं जिसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती है। यह हमारी माइनस अनंत से शुरू होती है। माइनस अनंत, डॉट डॉट डॉट, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये प्लस अनंत तक चलती जाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, अगर हम इन संख्याओं में से माइनस की संख्या हटा दें तो क्या बचा? 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलती जाती है। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अगर इन पूर्ण संख्याओं में से हम 0 हटा दें तो क्या बचा? 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी अनंत तक होती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आती, पूर्ण संख्याओं में 0 आती है। ठीक है। और इन प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कुछ और संख्याएं आती है, जैसे हमारी कौन सी संख्या आती है? सम संख्याएं और विषम संख्या, और एक आती है अभाज्य संख्या। एक है भाज्य संख्या। ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती है। सम संख्या क्या होती है? जो हमारी 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी कट जाती है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, ये हमारी विषम संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या स्वयं अपने से कटती है।
अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं अपने से कटे और एक से कटे। जैसे 2 हो गया, 2 5 7 3 भी है। ऐसी बहुत सी संख्याएं है जो सिर्फ अपने से कटती है और एक से कटती है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या में संख्या होती है जो स्वयं से तो कटती है, अन्य संख्याओं से भी कट जाती है। जैसे 4 6 8 9 डॉट 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 ऐसे हम लिख सकते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। सबसे छोटी संख्या भाज्य हमारी 4 होती है और अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 होती है। क्योंकि 2 क्यों नहीं होती भाज्य संख्या? क्योंकि 2 सिर्फ स्वयं से कटती है और एक से कटती है, इसलिए अभाज्य है। और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 इसलिए है क्योंकि 4 2 से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है और एक से भी कटती है, क्योंकि यह अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, इसलिए यह सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ये संख्याएं आती है। उसके बाद एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको बताते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। इस चैनल पर आप पढ़कर मैथ में 90+ ला सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है वो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है सहभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। इसमें से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है बहुविकल्प में, जो कि पूछा भी गया है 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में। हर साल इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सहभाज्यों की संख्याओं की बात करें तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी कि में से एक हो। लिख देता हूं मैं, 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी कि में से एक हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, वे हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। और उदाहरण जैसे लेकर बताऊं मैं आपको। उदाहरण 8,25। 8 हमारा 2 गुणा 2, हमने 8 के गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 के किए 5 गुणा 5। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि दोनों संख्या कैसे कट रही है? सिर्फ 1 से। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। इन्हें बोलते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। एक नोट और बता रहा हूं मैं आपको। नोट, ये तो 2 संख्याओं के लिए होगा। अगर संख्याएं 3 आ जाती है, उनके लिए भी अलग है। तो अगर सहभाज्य संख्या क्या होती है? 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको ध्यान रखना है, जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, बस ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, इसलिए दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होती है। जैसे नोट में क्या लिखा है? 2.23 और लिखा है 2.2323 डॉट डॉट डॉट। अगला लिखा है 2.232323 डॉट 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 डॉट। ये हमारे पास 3 संख्या लिखी है। इसमें से आप बताइए कि परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है? ए बी सी आप कमेंट में आंसर दीजिए कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो जो हमारा शुरू का प्रसार है, जो किस प्रकार का प्रसार है? ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इस संख्या का जो प्रसार है वो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। और इस संख्या किस प्रकार का है? इस संख्या का है हमारा शांत
शांत तो है नहीं, अशांत है। शांत तो वो होता है जो पूरा पूरा कट जाता है, अशांत। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती है इसका, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों है? क्योंकि ये संख्या हमारी रिपीट होती जा रही है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.23 के ऊपर बार, 2.23 के ऊपर बार, ये हमारी अशांत आवर्ती है। और यह हमारी संख्या कैसी है? यह है हमारी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। मैंने आपको पूछा था कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होंगी जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होगा। जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वे हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या क्या होगी? जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। तो इसमें अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी ऑप्शन लिख दो, इसे सी लिख दो, इसे ए बी सी मैंने लिख दिया। और ए व बी, ए व बी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ए व बी परिमेय संख्याएं हैं। और जो हमारा सी है यह हमारा अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार का? अपरिमेय संख्या है। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें से अब की बार क्वेश्चन बन सकता है। तो अब की बार इस प्रकार का पैटर्न का पेपर आएगा कि इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे जो आपसे होंगे भी नहीं। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भूल सकते हो। तो आपको छोटी छोटी चीजों को देखते चलना है और कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो चलिए एक वर्ड आता है हमारा पाई। हमने पाई बराबर 22/7। तो जो पाई है, जो हमारा क्या है? पाई, ये तो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो ये इसका मान दिया हुआ है वैज्ञानिकों ने, ये हमारा परिमेय संख्या है। किस प्रकार का संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें से ये और ये दोनों ही अलग अलग है, यानी कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका जो 22/7 हम मान क्वेश्चनों में हल करने के लिए यूज करते हैं वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूं। आगे जैसे लिखा है अपरिमेय, अपरिमेय सॉरी परिमेय लिख लो, परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तो हमारे पास अपरिमेय संख्या बन के प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण लेके समझाता हूं। 3 + √7, 3 + √7 यह एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर 2 - √3 जोड़ भी रहे हैं या घटा भी रहे हैं, ये भी किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये इसके उदाहरण हो गए। क्या हो गए? उदाहरण। आप उदाहरण देके भी बता सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या का गुणा व भाग। क्या आता है गुणा व भाग करके? तो अगर हम परिमेय संख्या का, जैसे अपरिमेय संख्या, क्या लिखा है हमारे पास? अपरिमेय संख्या में अगर हम गुणा या भाग करते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या की, तो हमारे पास क्या मिलता है? अगर हम अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में ही गुणा व भाग करते हैं तो हमारे पास परिमेय संख्या मिलती है और अपरिमेय संख्या मिलती है। कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्या हमारे पास मिलती है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा हमारे पास?
उदाहरण जैसे √3 गुणा √2, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास √6 आ रहा है जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √3 में √3 की गुणा करेंगे, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब भी हम अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे पास कभी अपरिमेय संख्या मिलेगी और कभी परिमेय संख्या मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखते चलना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखते चलना है। इस क्रैश कोर्स में आप पढ़कर मैथ में 90+ मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए अब हमें एक क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस चैनल पर हमने पहली बार एक कोर्स लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। इसमें हम संपूर्ण गणित की तैयारी करेंगे और उन सभी चैप्टरों में वे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पेपर में आने की संभावना होती है। तो चलिए प्रश्न है, क्या दिया हुआ है प्रश्न, हमारे पास एक प्रश्न है, क्या है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए। यह हमारे पास क्वेश्चन है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप के गुणनफल में लिखिए। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो हम 5005 के गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा और कैसे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया हमारे पास 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, 7 या 21, और ये 11 से कट जाएगा 13 आ जाएगा, और ये 13 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसके जो हमारे पास गुणनखंड आए क्या आए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं, कमेंट में बताना, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड में क्या अंतर है, कमेंट में बताओ। जिसे पता हो वो कमेंट में बता सकता है कि अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड। जैसे आपने 10th का पूरा मैथ पढ़ लिया है तो आपको ये बेसिक जानकारी तो पता ही होगी कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, कमेंट कीजिए। तो गुणनखंड की अगर हम बात करें, जैसे हम अगर सोचे क्या 30 के गुणनखंड, अगर हम 30 के गुणनखंड करें, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 30, 5 गुणा 6, क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 6, 2 गुणा 15, और क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 10। इससे अलग और हम कुछ नहीं लिख सकते। और अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड में हमारी अभाज्य संख्या ही आएगी, लेकिन गुणनखंड में हमारी अभाज्य संख्या से अलग संख्या भी आती है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर होता है। आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखते चलना है। तो चलिए एक प्रश्न हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगला प्रश्न क्या कहा गया है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने इस क्वेश्चन में हमें, तो थोड़ा हमें उतारने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम पेज बदल के दम से आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं, हमें क्वेश्चन उतारना पड़ता है बोर्ड पर। तो जैसे प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, निम्न में से एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है जिसमें हमें दिया है 7429 और कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास दिया है 17, ये हमारे पास दिया है एक्स, और ये हमारे पास दिया है वाई, और ये हमारे पास दिया है 19। कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे, देखिए, चूंकि 7429, इसका मतलब क्या है कि यह संख्या हमारी 17, अगर हम 17 और एक्स की गुणा करेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 17 गुणा एक्स, क्योंकि इसकी गुणनखंडी तो है, तो यह है हमारे पास x बराबर 7429 बटे 17। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 17 चौके 68 और 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, x का मान आ जाएगा 437। अब की बार एक क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का, कोई से भी सेट में इस प्रकार का, और अगर हम x की बात करें तो x का मतलब, इसका मतलब क्या है कि y, और अगर हम 19 की गुणा करेंगे तो हमें यह संख्या मिलेगी x, यानी कि x के गुणनखंड क्या दिया है यहां से y और 19। तो चूंकि x बराबर y गुणा 19, तो x का मान कितना है हमारे पास 437 बराबर y गुणा 19, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 437 बटे 19, जो क्या जाएगा y बराबर, ये हमारे कट जाएगा 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, यह जाएगा हमारे पास 23, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन पेपर में पिछली बार आया था कोई से ना कोई से एक सेट में, जो कि बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने कक्षा 9 में भी किए होंगे, जो कि मैं अब देने वाला हूं। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न है संख्याओं 6 की घात n पर विचार कीजिए, विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक क्या है प्राकृत संख्या है, और फिर हमें जांच भी करनी है। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है, यह हमें बताना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जांच करनी है कि 6 की घात n, क्या दिया है 6 की घात n पर हमें विचार करना है, और हमें बताना है कि इसका ऐसा कोई मान है कि जो जिसके लास्ट में 0 आता हो। तो हमने 9th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है 9th में पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा 9th में, कि जिस संख्या का
संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है, वह संख्या हमारी शून्य पर समाप्त होती है। यानी कि उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होता है। उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होता है। 9th में आपने ये चीज पढ़ी होगी। जैसे हमारा लिख रहा है 10 हमारा 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी कि 10 के गुणनखंड हमारे ये होने चाहिए। यानी कि शून्य पर कोई भी संख्या कब हो सकती है, जैसे 10 है, 10 के इसके लास्ट में शून्य आ रहा है, तो ये संख्या कब हो सकती है, जब इसके गुणनखंड में 2 व 5 हो, तब तो शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अगर 6 की घात n के उसमें 2 की घात 2 गुणा 5 आता है, तो यह संख्या हमारी शून्य पर समाप्त हो सकती है। यह हमारा 2 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हो 6 की घात n, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। 6 की घात n के आधार, यानी कि 6 की घात n के आधार के गुणनखंडों में 6 घात n के गुणनखंडों में केवल 2 गुणा 3 आता है, यानी कि 2 तिया 6, 2 गुणा 3 आता है। अतः 6 की घात n, अतः 6 की घात n का प्रसार शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका कारण भी ले सकते हो, क्योंकि कारण क्या लिखोगे, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 व 5 होना आवश्यक है। या आप इसका कारण भी लिख सकते हो। ये पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। सब 9th का खेल है। अगर आपने 9th ध्यान से की होगी तो 10वीं जो है वो कुछ भी नहीं है, सब 9th का है। जैसे 6 है, अगर n का मान यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या, अगर हम n का मान यहाँ क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे 36 आएगा, 3 रखेंगे 216 आएगा, इस प्रकार से चल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी अंक नहीं आएगा जो 0 पर समाप्त हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 व 5 होना आवश्यक है। लेकिन इसके क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जिस बच्चे ने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का सिर्फ क्या है, एक ही फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए हमने ये कोर्स बिल्कुल YouTube पर फ्री चलाया है, कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संख्याओं 14 और 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार ये क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर का, ये हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसे किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे लिखेंगे 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 7। अब अगला क्या है 24 के, अब आज इस प्रकार तो लिख नहीं सकते, अगर डैश डैश करके लिखोगे तो आपको नंबर भी डैश डैश करके मिल सकते हैं, या आपको बात ध्यान रखनी है तो आपको पूरे विस्तार से करना है। जितना आपको लिखावट में लिखा हुआ अच्छा होगा तो नहीं आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के क्या होंगे, 2 गुणा 3, 2 3 6 गुणा 2 गुणा 2, ये आ जाएंगे हमारे पास 24 के। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आता है, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आता है। इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे, बाकी जो बच रहा है वो भी लिख लेंगे। 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। अब इनके आपस में गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी 84, और 84 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 168। हमारे पास कितना जाएगा, 168 इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताऊं एलसीएम निकालने की, हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है वह ट्रिक, क्या है, अगर हम 14 और 24 इन दोनों का एचसीएफ कितना आता है, 2, कोई सी भी एक संख्या में से हम 2 कम कर देंगे। जैसे हमने 14, इस 14 में से 2 कम कर दिया, कितना बचा 7, यानी कि 2 से भाग कर दी। अगर हम इस संख्या को 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचे 7, 7 गुणा 24। ठीक है, 7 गुणा 24, 7 गुणा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 सत्ते 168। ये हमारे पास ट्रिक होती है, यानी कि अगर 2 संख्या लिखी है और उस संख्या में से जो विनिष्ट आ रहा है गुणनखंड वो कम कर दे, उससे भाग दे दे, और जो बच रहा है उसके आपस में गुणा कर दे, हमारे पास उसका एलसीएम आ जाता है। ये ट्रिक होती है। ठीक है, आपको इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा है, अगला प्रश्न है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सेम ऐसे क्वेश्चन है 48 और 202 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको पीछे कराया है। आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं, यह आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। अब देखो, अगर मैं इसकी ट्रिक से आंसर निकालूं, ट्रिक क्या है हमारे पास, इन जो दोनों संख्याओं में कॉमन आएगा, जैसे इसके गुणनखंड करेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। जैसे हमारे पास 2 कॉमन आएगा, हमने 2 से इसे भाग कर दिया, तो 48 गुणा कितना बचा हमारे पास 101, कितना बचा 101। अब इसका आंसर आ जाएगा 48, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम। आप कमेंट करके देख भी सकते हो, इसका निकाल के देख सकते हो, यही आएगा। ट्रिक है ये, आप हमें कमेंट में बताना कि एलसीएम इसके यही आया है या नहीं। तो चलिए आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हर साल पेपर में आया है, कोई सा भी सेट हो या कोई सा भी वर्ष का पेपर हो,
वो हर साल पेपर में पूछा गया है, और इस बार भी पूरे 100% गारंटी दे सकता हूं मैं कि जरूर आएगा, बिल्कुल जरूर आएगा। और उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस संख्या बदल जाती है। संख्या जानते हैं क्या बदल जाती है, देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि जो √2 है या एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा 2020, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 में भी आएगा। 100% गारंटी दे रहा हूं। बस यहाँ क्या होगा, √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, ऐसा हो सकता है बस। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपके पेपर में पूरे 2 नंबर पक्के हैं पूरे। तो आप इसे किस प्रकार करोगे, हमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, √2 एक किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान के चलेंगे। क्या चलेंगे, इसका विपरीत मान के चलेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम एक अपनी ओर से कल्पना करते चल रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, यानी कि मान के चल रहे हैं। तो √2 परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे क्या के रूप की। हम यहाँ a बटे b भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो लिख लीजिए। आपके पास 26 अक्षर है ABCD के, a बटा b हो गया। और जहां आपको ये भी लिखना है, जहां b का मान 0 नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको गलत भी जा सकता है। और a और b सह अभाज्य संख्या है। ये मेन बात हो गई इसकी। अब देखिए, अब इनकी हम आपस में बट गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √2b बराबर a। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह जाएगा √2b का होल स्क्वायर बराबर a²। ये रूट हट जाएगा, हो जाएगा 2b² बराबर a²। तो हमारे पास जैसे ही हम b² का मान निकालेंगे हो जाएगा a² बटे 2। क्या आ जाएगा, a² बटे 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो a² है इसके बटे क्या है 2। जो a² है ये 2, इसे भाग, अगर हम 2 से a² को भाग करेंगे तो यह विभाजित हो जाएगा। a² को हम विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जब 2 से a² कट रहा है तो 2 से a भी तो भाग लग सकता है, 2 से a भी तो भाग लग सकता है ना। तो हम बस यही बात लिख देंगे यहाँ, बस हम यही बात लिख देंगे। चूंकि 2 a² को विभाजित करता है, या वैसे लिख सकते हो a² 2 से भी विभाजित होगा, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब देखिए, अगर हम a को हमने सिद्ध किया, अगर हम b को भी 2 से विभाजित कर दे तो हमारी सारी कल्पना क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। और इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गई समीकरण 1। इस a² की जगह अब मान लेंगे पुनः माना a बराबर 2c रखने पर, a बराबर 2c रखने पर a का मान हम क्या रखेंगे 2c। तो जल्दी रखते हैं, जैसे ही ये हो जाएगा b² बराबर, ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा b² बराबर 4c² बटे 2, 4c² बटे 2।
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर बराबर 2c²। अब इसे 2 की तरफ भाग में ले आएंगे, हो जाएगा b² बटे 2 बराबर c²। सेम यही प्रोसेस कि 2 से b² कट रहा है, कि 2 से b² कट रहा है तब b भी कटेगा। बस ये बात हम यहां लिख देंगे, चूंकि b² 2 से विभाजित है इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है कि a और b सिर्फ 2 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब हम क्या मान के चले थे, हम तो मान के चले थे कि a और b सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो 1 हो, लेकिन इनका HCF तो क्या आ रहा है 2। सहभाज्य संख्या मतलब a और b हमारा सिर्फ 1 से कटना चाहिए था, अन्य किसी संख्या से नहीं, लेकिन यहाँ ये किससे कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी सारी कल्पना विरोध कर रहा है, ये हमारे मानने का क्या कर रहा है, एक विरोध कर रहा है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहां पर कि हमारा विरोध हो गया। जैसे हम किस प्रकार विरोध करते हैं ना, तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी विरोध हो गया। यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम कह सकते हैं हमारी कल्पना गलत है, यानी कि हमारा सारा मानना गलत है। जब हमारा सारा मानना गलत हो गया तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये रहेगा हमारा सिद्ध इति सिद्धम। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। आपको हम एक बार और बता देते हैं, हमें क्या कहा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय संख्या मान के चल लेंगे, और परिमेय संख्या a बटे b या p बटे q आप कुछ भी लिख सकते हो, जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a और b सिर्फ 1 से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन हमने जब किया आपस में वर्ज गुणा की, दोनों पक्षों का वर्ग किया, समीकरण एक बनी, 2 से कट गया यहाँ स्क्वायर, और ऐसे ही हमने यहाँ स्क्वायर की जगह b माना तो यहाँ भी b भी 2 से कट गया, लेकिन कैसे कटना चाहिए था 1 से। तो हमारी इस मानने का विरोध हो गया, हमारा मानना गलत हो गया, तो इसलिए हम क्या हो गया, ये √2 एक अपरिमेय संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पक्का आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम अपने अलग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले अगला प्रश्न क्या कहा गया है, देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहा गया है, वो भी एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इस प्रकार का भी पेपर में आ सकता है। तो चलिए, ये तो जरूर आएगा, लेकिन उस टाइप का भी आ सकता है, इसमें से एक सवाल जरूर आता है। तो चलिए क्या है, हमारे पास है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b के, जहां b बराबर 0 नहीं है। a और
बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये हो जाएगा हमारे पास बी बराबर लिख सकते हो या √2a बराबर लिख सकते हो, √2a बराबर बी। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट देख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बता सकते हो, हम उस कमेंट की वीडियो बना देंगे आपके लिए और आप उसे देख सकते हो। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए। तो दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे हमारे पास हो जाएगा 2a² बराबर b²। तो a² बराबर b² बटे 2। यहां पर क्या हुआ, अब की बार a पहले आ गया, क्या हो गया, a² का मान पहले आ गया। तो वही बात है कि 2 से b² कटेगा, जब b² कटेगा तो b भी कटेगा। तो लिख देंगे चूंकि b² 2 से, सेम वही बात लिखनी है, विभाजित है, b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः मान लेंगे। अब पहली बार हमने क्या माना था, a का मान यहां हमारा ये था, लेकिन आपकी बार यहां क्या है, b। तो पुनः माना 2c, a बराबर 2c रखने पर। अब यार आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ 3c नहीं मान सकते, नहीं, जो रूट में दिया होगा हम वही मानेंगे। रूट में 2 दिया था तो हमने 2c माना, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3c मान लेते। तो जब हम रखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर नहीं, b बराबर a² बराबर 2c का वर्ग बटे 2। तो जैसे हम मान निकालेंगे ये हो जाएगा हमारे पास a² बराबर 4c का स्क्वायर बटे 2, यानी कि a² बराबर 2c का स्क्वायर। अब ये 2 इसकी इधर भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास a² बटे 2 बराबर c²। हटके मेरे वही बात आ गई, तो लिख देंगे चूंकि a² 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। और ये क्वेश्चन यहां पर देखिए, इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या मान के चले थे कि a और b से अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सिर्फ 1 से कटेगी, लेकिन ये संख्याएं हमारी कैसे कट रही है, यहाँ पर 2 से कट रही है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हो गया, विरोध हो गया। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो जाएगा यहां पर, सिद्ध, इति सिद्धम। ये यहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ये भले ही छोटा ही क्वेश्चन लिखता हो, लेकिन इसे करने का तरीका बहुत ही लॉन्ग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हमें एक और सिद्ध करने वाला प्रश्न देखेंगे। चलिए हम इसे यहां पर रख कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी हमारा कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया था उस पे ही आधारित है।
हम आपको चारों टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, सिंपल और जो भाग में हो वो भी सिद्ध करने वाले, और जो माइनस या प्लस में होते हैं वे भी, और जो गुणा में होते हैं वे भी कराएंगे सिद्ध करने वाले। चारों टाइप के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इन चारों में से आपको जो सा भी पेपर में दिखेगा वो आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, तभी आपके, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करके आना है, एक एक चीज लिख के आनी है, तभी आपके मैथ में 90 प्लस यानी कि 97-95 नंबर आ सकते हैं। और आपको लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो इस कोर्स पर आती रहेगी, और हम हर एक चैप्टर को बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? दर्शाइए कि क्या है 7 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए कि जैसे कि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो हमारी पहुंच सके, उन्हें भी थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल सके हमारी वीडियो के माध्यम से। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो हमारे आपके दूसरे दोस्त फ्रेंड हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस कोर्स के बारे में पता चल सके। तो क्या करेंगे, माना 7 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। अब 7 माइनस रूट 2 परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? ए बटे बी की। अब देखिए इसे इधर ले आएंगे, हम इसे इधर ले जाएंगे, तो ये आएगा 7 माइनस ए बटे बी, और ये रहेगा इधर जाएगा प्लस का। अब देखिए इसका आंसर ले लेंगे, हो जाएगा 7 बी माइनस ए बटे बी और बराबर रूट 2। हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास एक परिमेय संख्या और ये आ गई एक अपरिमेय संख्या। तो क्या कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, चूंकि 7 बी माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। तो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इति सिद्धम। तो ये तो सिंपल सा था। अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो आप इसी प्रकार कर सकते हो कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या का बराबर नहीं होती, इसलिए विरोध कर रहा है, विरोध कि भाई तू मेरे बराबर क्यों आ गया, मैं तो तेरे बराबर होता ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ये तो माइनस प्लस वाला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन गुणा वाला देख लेते हैं, सिद्ध करने वाला। वो भी सेम ऐसे ही करना है आपको, हम उसका आपको होमवर्क देंगे। तो अगला जो प्रश्न है देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दर्शाना है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। यह आपके लिए HW है, होमवर्क है। आपका इसका जवाब कमेंट में बताना है, कमेंट करना है
कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे बैठे हैं ऐसे ही कुछ भी तैयारी, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी इस कोर्स को, क्रैश कोर्स को देख सकता है और इसे देखकर अपने मैथ में 90+ मार्क्स ला सकता है इस कोर्स से पढ़कर। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अभी तक, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप इसे होमवर्क में कीजिए और हमें कमेंट में बताना कि अब परिमेय थी या अपरिमेय संख्या। तो आप इसे परिमेय संख्या मान लेंगे और a बटे b के बराबर रख देंगे और जो यहाँ पर ये 3 है यहाँ गुणा में है, उधर जाके भाग में चले जाएगा। एक साइड परिमेय संख्या जाएगी, एक साइड अपरिमेय संख्या जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा कि तू मेरे बराबर कैसे आ गया, कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बताए हैं इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी 100% गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन अलग देखते हैं। सिद्ध करने वाले तो हो गए। आपको जो मैं SW दे रहा हूं आपको उनका आंसर जरूर कमेंट करना है, जरूर। और हमारी रोज वीडियो आपको, जब भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको शाम 6 बजे मिलेगी। जब भी हम इस क्रैश कोर्स की वीडियो गिरेंगे शाम 6 PM पे गिरेंगे, 6 PM यानी कि 6 बजे, शाम 6 बजे जब भी हम गिरेंगे तो शाम 6 बजे गिरेंगे। अभी हम अपनी लाइव वीडियो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अभी 50 से कम है, तो हमारे सब्सक्राइबर इतना 50 नहीं हो सकते, हो जाते, इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो ही करेंगे और लाइव वीडियो हम जब चलाएंगे जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आपको अगर हमारी लाइव वीडियो देखनी है तो हमारे 50 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कराइए और हम अपनी वीडियो फिर लाइव देना शुरू करेंगे। और किस टाइम, शाम 6 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आदित्य स्टडी सेंटर 10th 9th और 10th क्लासेस। और 2026 यानी कि जनवरी से हम एक बैच और लेकर आएंगे जो कि कमजोर छात्रों के लिए होगा, जो कि कमजोर छात्रों के लिए होगा जिन पे मैथ का कुछ भी नहीं आता, उनके लिए हम बेसिक मैथ लेकर आएंगे। तो चलिए अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम शाम 6 बजे रोज तो नहीं होने का, लेकिन जब भी हमारी वीडियो आएगी, हमारी वीडियो 15 या 10 मिनट या 20 मिनट की तो आती नहीं है, 2 या 1-1.5 घंटे की आती है, तो उसे बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो 1 या 2 दिन जब भी हम वीडियो लाएंगे तो अपनी 6 बजे इस यूट्यूब चैनल पर घेर देंगे, आप उसे दे सकते हो। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों के, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यह हमें जांच भी करनी है। तो इसे किस प्रकार करेंगे? ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। और नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। हम आपको एक एक क्वेश्चन लिख लिख के बता रहे हैं और इतने विस्तार से पढ़ा रहे हैं, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, हमारे इस YouTube चैनल पर ही मिलेगा इतने बेसिक से जानकारी। तो हम इस किस प्रकार करेंगे?
हमें इन दोनों संख्याओं का हम कोई भी विधि लगा सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, हम इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, 26 और 91। तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखना है आपको, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 13। इस प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड, इसके क्या आ जाएंगे, 7 गुणा 13। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन आता है। दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, 13। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 13। अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की, जो कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे 13 गुणा, और जो बच रहा है बाकी कुछ वो। अब देखिए आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक, हम ट्रिक से अगर आंसर निकाले, पहले ही हमने ट्रिक क्या बताई है, जो कॉमन आ रहा है उस संख्या से दोनों संख्या में किसी को भाग दे दो। दोनों संख्या क्या हमारे पास 26 व 91 में है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 13, तो 13 से हमने भाग दे दिया, कितना बच गया हमारे पास 2, और बाकी क्या बच रहा है 91, तो 2 एकम 2, हमारे पास 182 इसका आंसर आएगा। देख लो, चाहे गुना करके आप देख सकते हो, आप गुना कर देख सकते हो, 13 दूनी 26, कितना हो गया हमारे पास 26 गुणा 7, और ये हो जाएगा 7 छंग 42, हासिल लगे 4, और 7 दूनी 4, 14 और 4 18, 182। यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी संख्या कॉमन आती है उस कॉमन संख्या को उन दोनों संख्या में एक संख्या में भाग दे दे, जो आए उस दूसरी संख्या से गुणा कर दे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रिक बहुविकल्प क्वेश्चन आ रहा है तब लगानी है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चनों में नहीं लगानी है। तो चलिए एलसीएम निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। क्या जांच करनी है हमें, हमने पता है, हमने एक सूत्र पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल। हमें यदि जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ के गुणा एलसीएम के। तो दो संख्या क्या है हमारी 26 इंटू 91, और एचसीएफ कितना हमारा 13, और एलसीएम कितना 182। और हम इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो हमारे पास 23 66 आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हो, मैंने पहले ही कर रखी है। 13 और इसकी करेंगे, ये भी 23 66 आ जाएगा। तो ये इसकी यहाँ पर जांच हो जाएगी। ये क्वेश्चन में हमारा 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। और जो उसका सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। इसका आपको हमें एचसीएफ और एलसीएम कमेंट में आंसर करके बताना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। आप ट्रिक से निकाल के हमें अभी कमेंट कीजिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जल्दी से। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें पहले वीडियो को बनाना होता है, फिर सेट करना होता है, फिर उसे अपलोड करना होता है, और एक बार हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, अब उस पर हमें देखना होता है कि व्यूज आए या नहीं आए, हमारी वीडियो चली या नहीं चली। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी वीडियो एकदम शुरू से चल जाएगी, एकदम उठ जाएगी, हमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन क्या करें, बनानी पड़ती है। अब उठे या ना उठे उनकी मर्जी की बात है वीडियो की। हम हमारा पढ़ाने का काम है, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे, कभी भी कोई कोर्स लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों
के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर 1 है 12, 15 और 21। नंबर 2 क्या है? 17, 19 और 17, 23 है। 17, 23 और 29, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से निकालना है। तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 12 के 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 3 गुणा 7। अब हम इसका क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, अगर हमारे पास 3 संख्या आ जाए तो वह संख्या तीनों में ही कॉमन होनी चाहिए, तभी हम एचसीएफ लिख सकते हैं। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। अगर हम एलसीएम की बात करें, जो कॉमन है वो लिख लेंगे। लेकिन अगर यहां पर 2 होता और माना यहां पर भी 2 होता, तो 2 इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है तो उसे भी लिखते हैं हम कॉमन करके, ना कि अलग अलग। एलसीएम में 2 संख्याओं में भी चल जाता है और तीनों संख्याओं वाला भी चल जाता है। तो ये लेकिन फिलहाल यहां पर नहीं है, तो जो कॉमन है वो लिख लेंगे 3। बाकी जो बच रहा है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनके आपस में हम गुणा कर देंगे, ठीक है? तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बराबर 420, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था बोर्ड में, 2025 में पूछा गया था। इसमें हमें पता है अगर सारी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है। उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। और उनका एलसीएम जो होता है उन तीनों संख्याओं का गुणनफल होता है। उन तीनों संख्याओं क्या होता है? गुणनफल। तो लिख देंगे चूंकि 17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएं हैं, अतः एचसीएफ यानी कि मैथ है 1, ठीक है? अब एलसीएम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। आप 17 23 की गुणा 29 की कीजिए, हमने कर रखी है, पहले हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है? तो ये आएगा 22,338। कितना आएगा? 22,338। आप इसकी गुणा करके दे सकते हो, यही आएगा, हमने पहले ही गुणा कर रखी है, ठीक है? तो आप ये हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं उस पे ही ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? हमें शायद 1.5 घंटा हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, हाँ 1.5 या 1.25 घंटा हो गया। तो अगला प्रश्न है, बस चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है, व्याख्या कीजिए। बस और ज्यादा 15 या 20 मिनट लगेगी, हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें व्याख्या करनी है कि यह जो संख्या लिख रही है भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्याएं, सबसे पहले हम बात करें भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं में संख्याएं होती है
जो अन्य संख्याओं से भी कट जाती है और स्वयं से भी कट जाती है। तो देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दो पक्ष मिलेंगे, एक पक्ष तो ये मिलेगा और एक पक्ष ये मिलेगा, ठीक है। एक तो ये एक ही है, ठीक है। इसके बीच में जरूर कहीं ना कहीं आपको प्लस मिलेगा। तो आप क्या चीज कॉमन ले रही है दोनों पक्षों में? 5। तो अंदर क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो 12 आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 ये इसमें बचा। इसका मतलब क्या है कि जो यह संख्या है हमारी, यह हमारी 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, यानी कि यह संख्या हमारी 5 से कट रही है और स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है। लिखेंगे यहां, देखिए यह संख्या क्या हो रही है? यह संख्या स्वयं से तो कटती है यार संख्या। यह संख्या स्वयं से 1 से वह 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो संख्या इसमें कॉमन आ रही है, वह संख्या इससे विभाजित होगी और 1 से तो होगी और स्वयं से वह संख्या खुद होगी। अब देखिए इस संख्या के यह संख्या हमारी कई संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? अतः यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए हम यह भाज्य संख्याएं कह सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर के लास्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। जो इस चैप्टर का लास्ट पर्सन है वो बहुत ही बड़ा पर्सन है, तो हम इसे बोर्ड पे तो नहीं उतारेंगे, हम आपको ऐसे ही बोल के बता देंगे क्या है, क्योंकि इसे बोर्ड में उतारने में थोड़ा समय लगेगा और बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तो हम ऐसे बोल के बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वे, लेकिन करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया तो आप उसे कर सकते हो। तो प्रश्न क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये हमारे पास कहेगा जाए। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या है? एक वर्ताकार पथ है, एक वर्ताकार है, ठीक है, और इसके चारों ओर वर्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक पथ लगा हुआ है। इसके चारों ओर क्या है? पथ है। इसके चारों ओर क्या है? पथ है, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर चारों ओर पथ लगे हुए हैं और ये वर्ताकार वह मैदान, ठीक है। अब देखिए मान लिया हमने सोनिया है, क्या है? सोनिया है, ठीक है। मान लिया ये क्या है? सोनिया है। सोनिया इस पूरा चक्कर माना इस बिंदु से ये एक पूरा चक्कर 18 मिनट में लगा रही है। कितने मिनट में? 18 मिनट में। और उसी चक्कर को रवि कितने में लगा रहा है? 12 मिनट में। कितने में लगा रहा है? 12 मिनट में। और वे एक ही दिशा में चल रहे हैं। हमें बताना है कि किस समय में वे दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें सोच में पड़ गए कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले इसका। तो हम किस प्रकार पता करेंगे कि हमें इसका एलसीएम निकालना है या इसका एचसीएफ निकालना है? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर एक चक्कर इसे 18 मिनट लग रहे हैं तो 2 में 36 लगेंगे और उतने में रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे। 12 दूनी 24, 12 दिया 36। उतने में रवि 3 चक्कर लगा लेगा जितने में सोनिया 2 चक्कर लगाती है। लेकिन जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह तो बहुत ही कम संख्या आएगी। माना दोनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है? इसका एचसीएफ निकालेंगे जब हम तो कम से कम संख्या उसकी बहुत ही कम संख्या आएगी। तो कहां से इतना समय लग रहा है? उतने कम समय में कहां तक एक जगह मिल जाएंगे? तो उसका हम क्या निकाल लेंगे? इसलिए
एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहेंगे तो वो तो बहुत ही कम आएगा, इन समय तक भी कम आएगा, तो अपने समय से पहले कहाँ मिल जाएंगे हमें? मिलने के तो नहीं, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? उसका एलसीएम। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सोनिया, क्या दिया है हमारे पास? सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने, सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर करने पर, करने में लगा समय, करने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है, हम इसे मोटो देते हैं, 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि को एक चक्कर करने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। कितना है? 12 मिनट। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लैस है। पुनः प्रारंभिक स्थान, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय 18 व 12 का लेस है। ठीक है, 18 व 12 का एलसीएम। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 36। आप यहाँ पर साइड में रख करके दिखा सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर में वे क्वेश्चन पढ़े जो कि पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि पेपर में आने की संभावना होती है, जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 जो कि कंप्लीट, जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, COMPLET, कंप्लीट, जो कि कंप्लीट हो गया। ये वन शॉर्ट वीडियो है, वन शॉर्ट, जो कि 1.5 या सवा घंटे की हमने आपको बताई है। तो इस क्रैश कोर्स में हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताते चलेंगे। अगर हमारी वीडियो किसी ने शेयर नहीं किया तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर इस वन शॉट वीडियो में, इस वन शॉट चैप्टर में, इस क्रैश कोर्स में आपको कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ भी परेशानी है, कुछ भी समझने में दिक्कत आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम उस कमेंट कर आपको रिप्लाई देंगे और उसे जल्द से जल्द कमी को पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे अध्याय 2 पूरे वन शॉट वीडियो में। तो इसी के साथ बच्चों बाय बाय, धन्यवाद।